नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्राइम स्टोरी में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्राइम स्टोरी है तंदूर कांड की। तो चलिए सीधा चलते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। संघर्ष में कांग्रेस का यूथ विंग भी शामिल था। सुशील कुमार भी इसी विंग के सदस्य थे। पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नैना साहनी से हो गई। मुलाकात बढ़ी तो दोनों का एक दूसरे से प्यार भी बढ़ा। दोनों ने गोल मार्केट में साथ रहना पसंद किया। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद बढ़ा और उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नैना ने भी डीयू से पढ़ाई पूरी की और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। वक्त बीतने के साथ सुशील और नैना के रिश्ते में खटास बढ़ने लगी। नैना को फोन पर लगातार बात करते हुए देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इसका असर यह हुआ कि नैना का राजनीति से मोह भंग हो गया। वह अब खुद को पायलट बनाने के लिए सोचने लगी। ऑस्ट्रेलिया कैसे जाए इसके लेकर नैना ने तैयारी भी शुरू कर दी। 2 जुलाई 1995 नैना सानी हाथ में वोदिका का गिलास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी सुशील आ गया। नैना ने ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए इशारे में सुशील से पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक चाहिए? सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुशील के दिमाग में चल रहा था कि नैना फोन पर किससे बात कर रही थी। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल का बटन दबाया। उधर से फोन उठा और जवाब आया, हेलो। सुशील ने फोन रख दिया। सुशील समझ गया कि आवाज मतलूब करीम की है। मतलूब करीम कौन? ये मतलूब वही था जिसे लेकर सुशील के दिमाग में शंका थी कि इसका नैना के साथ अवैध संबंध है। फोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ मतलूब से? नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस जवाब से सुशील का खून उबाल मारने लगा। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया और पिस्टल निकाल ली। 4 गोलियां भरी और 3 नैना पर दाग दी। पहली गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पास से होते हुए जमीन पर फैल गया। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी से बाहर की तरफ देखा। जब उसे लगा कि किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चादर से बांधा। नीचे जाकर अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को ले जाकर डिग्गी में डाल दिया। करीब 15 मिनट के बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा था कि वह यहां उसे फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि वह हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि वह लाश को गाड़ी से बाहर कैसे निकाले। 10 मिनट इंतजार के बाद उसका दिमाग घूमा और वह लाश को लेकर अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। बगिया रेस्टोरेंट पहुंचते ही सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही मैनेजर केशव को बुलाया। उससे कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाओ, सारे ग्राहकों को घर भेजो, स्टाफ के साथ सभी लोगों को पैसे देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा लें। केशव कुछ
पूछ पाता इससे पहले ही सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी करो। केशव ने सारे ग्राहकों को वापस भेजा, स्टाफ के लोगों को 25-25 रुपया देकर घर भेज दिया। सुशील ने केशव की मदद से लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे धधकते तंदूर की भट्टी के पास ले गया। भट्टी का मुंह छोटा था, लाश पूरी नहीं जा सकती थी, इसलिए चाकू के जरिए काट काट कर तंदूर में डालना शुरू किया। सुशील सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने केशव से कहा, जल्दी करो। केशव अंदर से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाया और तंदूर में डालना शुरू कर दिया। केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें ऊपर उठने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वालों नारो देवी ने यह देखा, उन्हें लगा आग लग गई। चिल्लाते हुए उन्होंने गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बताया। कुंजू को भी लगा आग लगी है, इसलिए वह फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटनास्थल की तरफ भागे। जब वह वहां पहुंचे तो सुशील भाग चुका था। केशव से पूछा, क्या है ये? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर रद्दी कागज थे, उसे जला रहा। पुलिस को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उन्होंने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। कुंजू ने तंदूर में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अधजली लाश के टुकड़े थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बता दिया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट में भी इसकी पुष्टि पर मोहर लगा दी। घटना इतनी भयानक थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील शर्मा को खोज रही थी, वह नहीं मिला। लोग बताते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर का भी मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। केस शुरू हुआ। पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किया। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। सुशील शर्मा फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा, सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यह हत्या उसने निजी वजह से की, समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं था। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। लोगों ने इस घटना के बारे में पूछा। सुशील टूट सा गया। उसने कहा, उस दिन जो हुआ वह ठीक से याद नहीं। 1 सेकंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरे 20 साल बर्बाद हो गए। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2018 को सुशील को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वह कहाँ है, इसके बारे में उसे और उसके परिवार के कुछ लोगों को ही पता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।